हेलो दोस्तों। जैसे कि हम गोल्ड परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो इनकम टैक्स के क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि मैरिज के अंदर अगर हम जाते हैं तो गोल्ड गिफ्ट में देते हैं या फिर गिफ्ट में लेते हैं, और इसके बाद कैश के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं गोल्ड लेने के लिए या फिर बेचने के लिए, तो इनके लिए क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं। और अगर हम जैसे सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए जिस जीएसटी जो है उसके लिए क्या एप्लीकेबल रहेंगे टैक्स के रूल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले जैसे वीडियो शुरू करते हैं, आप मुझे गोल्ड का प्राइस बताएं और फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, वीडियो के अंत तक बने रहें। इनफैक्ट हम ये भी जानेंगे कि आप जो भी टैक्स एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में वो टैक्स आप 100% कैसे बचा सकते हैं। और दूसरा, जब आप गोल्ड एक्सचेंज करते हैं विनय जी, तो उस केस में आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल होती है नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस टुडे की। आपके सामने है स्क्रीन पे, सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को हमने इंक्लूड किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी दिन आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्राइस, क्योंकि आवरली बेसिस पे चेंज होते हैं, तो आप अपनी सिटी का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो उस केस में हमारी टीम आपको 24 और 22 कैरेट का भाव बता देती है, ताकि आप सेल परचेज जब भी करें आप उचित दाम पे परचेज कर पाएं और हमारे बताए हुए रेट में जीएसटी और मेकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आता है कि मैं दुकानदार के पास गया और मैंने गोल्ड को सेल करना है, तो उस केस में जो मेरे पास कैश आया तो उसके लिए मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पे पड़ेगा, और इसके लिए टैक्स के क्या रूल एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल, हम सब लोग इनफैक्ट गोल्ड से प्यार करते हैं, ज्वेलरी के रूप में उसको लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब हम उसको बेचने जाते हैं तो एक टैक्स के इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना सोना अपनी परचेज डेट से कब बेचते हैं उसके बेसिस पे आपका टैक्स रूल एप्लीकेबल होता है। तो एक रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना सोना 3 साल से पहले बेच देते हैं तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगता है, जो कि जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो सीधा सीधा आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। और जो भी आप स्लैब में है, इनकम टैक्स स्लैब में है, उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। और आपको परचेज डेट अगर प्रूव करनी है तो उसके लिए आपके पास बिल होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप अपना सोना खरीदें इन्वेस्टमेंट या आप ज्वेलरी के लिए खरीदें तो बिल आप जरूर लें, जीएसटी पेड वाला जो रहता है। तो उसके बेसिस पे आप सोना 3 साल से पहले बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होता है। अब बात करते हैं 3 साल के बाद अगर आप सोना बेचते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, उस केस में आपका टैक्स 100% भी बच सकता है। वहां पर आपको जो एप्लीकेबल रहता है 20% टैक्स रेट रहता है, पर आप उसमें एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ले लेते हैं। अगर आपको पैसा यूज करना है किसी पर्पज के लिए तो उस केस में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे और वो इंडेक्सेशन आप सीआईआई नंबर के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो गवर्नमेंट आपको उसमें रियायत देती है। तो उसके हिसाब से हर साल सीआईआई नंबर आपको मिलता है। और जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकालते हैं वो आपको जिस प्राइस पे आपने खरीदा सोना, जिसमें आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऐड करेंगे, चाहे मेकिंग चार्जेस हो चाहे उसमें जीएसटी हो, तो जो आपका खर्चा है वो भी ऐड करेंगे, वो माना जाएगा कि आपने टोटल उतने पे आपको खरीदा ताकि आपको फायदा मिल पाए। गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखा है। उसके बाद जिस प्राइस पे आपने सेल किया है उस प्राइस में आप इंडेक्स कोस्ट निकालेंगे। इंडेक्स कोस्ट को कैसे निकालते हैं उसके लिए आप हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिटेल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आप इंडेक्सेशन कोस्ट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होती है। अब बात करते हैं कि अगर आप उस पूरे प्रॉफिट को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, आप चाहते हैं कि उस पर 100% आपका पैसा बच जाए, तो बिल्कुल उसके लिए रूल्स भी अवेलेबल हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि सेक्शन 54 ईसी एंड सेक्शन 54 एफ के अंतर्गत आप अगर आप दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं उस गोल्ड को, जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ले लेते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं सेक्शन 54 ईसी में, एनएचएआई, आरईसी, एनएच8 की तरफ से निकाले जाते हैं ये बॉन्ड्स हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 50 लाख की लिमिट रहती है इन बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए सालाना। और आपको 6 महीने के अंदर अंदर इस बॉन्ड्स को इन्वेस्ट करना होता है जब भी आप सेल करते हैं अपने गोल्ड को। तो उसके द्वारा जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 100% आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। उसके अलावा अगर आप सोना बेच के घर खरीदने की सोच रहे हैं तब भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उस केस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सेक्शन 54 के अंतर्गत अगर आप 1 साल पहले गोल्ड बेचने से या 2 साल बाद, इसके बीच में जब भी आप अपना घर खरीदते हैं या घर बनवाते हैं तो उस केस में भी आपको गोल्ड के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती विनय जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर ट्रेंड है कि मैरिज में जाते हैं तो लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, और ऐसे भी होता है कि लोग गोल्ड गिफ्ट करते हैं।
तो कितनी अमाउंट तक का गोल्ड हम गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जो ले रहा है उसको क्या टैक्स रूल का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इन चीजों में ना फंसे? अनअवेयरनेस के चक्कर में काफी लोगों को बाद में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और इनफैक्ट जैसा आपने बोला विनय जी, गिफ्ट शादियों में पेरेंट्स के द्वारा अपनी लड़की को दिया जाता है, अपने दामाद को दिया जाता है, तो बिल्कुल सोने का चलन काफी ज्यादा है। उस केस में मैं बोलूंगा कि अगर आप नॉन रिलेटिव जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप साल में कभी भी 50,000 रुपए तक का सोना गिफ्ट के रूप में लेते हैं। इनफैक्ट जो 50,000 की लिमिट है वो टोटल गिफ्ट की लिमिट है, चाहे आप पैसे लें, गोल्ड लें या कोई और एसेट लें, तो उस केस में वो टैक्स फ्री माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हैं तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, आप पूरा का पूरा पैसा जो आपको मिलता है या सोना मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। रिलेटिव के डेफिनेशन में जो आपके ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, उसके अलावा ब्रदर सिस्टर हो, माता पिता हैं आपके, उसके अलावा सारी जो लिस्ट है, इनफैक्ट आप इन लॉज की तरफ से या लॉज जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली में किसी से भी अगर आप गिफ्ट लेते हैं सोने के रूप में तो टैक्स फ्री कहलाता है। इसके अलावा मैरिज में भी जो आपको गिफ्ट मिलता है, मैरिज में ये लिमिट नहीं है कि आपको रिलेटिव से लेना है, और इनफैक्ट आप किसी से भी अगर मैरिज में गिफ्ट लेते हैं गोल्ड के रूप में या किसी और पर्पस की तरफ से, तो पूरा का पूरा पैसा मैरिज एज ऐसा ओकेजन रखा गया है जिसमें टैक्स फ्री होता है। और जो 50,000 की लिमिट मैंने आपको बताई, वो साल में किसी और दिन में अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो उस केस में आपकी 50,000 की लिमिट है। बट मैरिज में पूरा का पूरा पैसा किसी से भी लेते हैं तो टैक्स फ्री कहलाता है। बट दिक्कत ये रहती है कि लोग उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप एक अच्छे अमाउंट का गोल्ड ले रहे हैं और काफी ज्यादा ले रहे हैं तो उस केस में आपको इंश्योर करना है कि जिससे भी आप अपना गोल्ड लेते हैं तो आप एक गिफ्ट डीड जरूर बनवा लें, ताकि फ्यूचर में आपको रिकॉर्ड की तरह उसको दिखा पाए इनकम टैक्स में। अगर आपको कुछ इंक्वायरी आती है या कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनकम टैक्स की या रेट पड़ जाती है, तो उस केस में अगर आपके पास गिफ्ट डीड है तो आप इजीली बता पाएंगे कि आपको कहाँ से वो सोना मिला है, उसका सोर्स क्या है। तो जो गिफ्ट डीड बनती है वो डोनर और रिसीवर के बीच में बनती है, और इनफैक्ट इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती है, लगभग अराउंड मैं बोलूँ तो 500 रुपए के अंदर अंदर खर्चा आता है। आप कोर्ट में जाके नॉमिनल चार्जेस दे के इस गिफ्ट डीड को बना सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, जब भी अगर कोई स्क्रूटनी होती है या अगर कोई डिक्लेरेशन देती है, क्लैरिफिकेशन देनी है इनकम टैक्स असेसमेंट के टाइम पे, तो उस केस में बिल्कुल आप इसको दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, जो कि लोग बहुत ज्यादा कतराते हैं कि मैरिज में जो गिफ्ट हुआ उसमें गिफ्ट डीड का कोई ट्रेंड नहीं है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि मैंने गिफ्ट ले लिया, बट जैसे रेड करी तो मैंने उस जिससे लिया था गिफ्ट, वो बाद में हम उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये जो गिफ्ट डीड मतलब इस बंदे से मैंने गिफ्ट लिया है। उस केस में अननेसेसरी आप जो दूसरा बंदा है उसको भी मुसीबत में फंसा सकते हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमारी एडवाइस हमेशा रहती है कि जब भी आप थोड़ा बड़े अमाउंट का गिफ्ट लेते हैं, 50,000 से ऊपर का या 10,000 का भी अगर आप ऊपर का लेते हैं, गिफ्ट डीड बनाते हैं, हमेशा आपको हेल्प मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो अगर आप अपने दोस्त को अगर कुछ पैसा देते हैं तो उस केस में भी आप लोन एग्रीमेंट या एक प्लेन पेपर पे लिखवा लें कि ये पैसा हमने अपने फ्रेंड से लोन के रूप में लिया है, और जब उसको वापस करेंगे तो सेम अकाउंट में वापस करेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स आपके जो भी क्रेडिट होते हैं आपके अकाउंट में या आपके पास गोल्ड के रूप में चीजें आपको मिलती हैं, उस पर नजर बनाए रखती है। तो आपको गिफ्ट डीड जरूर बनाना चाहिए ताकि आपको मुसीबत से बच सकें आप। अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे छोटे शहरों में क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का ट्रेंड नहीं है, तो लोग कैश में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस केस में मैं कैश में अगर गोल्ड ले रहा हूं तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए मुझे कितना कैश तक मैं गोल्ड ले सकता हूं? इसके लिए भी इनकम टैक्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। सेक्शन 269 ST के अंतर्गत आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश नहीं दे सकते हैं। अगर आप 2 लाख तक का सोना खरीदते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना KYC के आप सोना खरीद सकते हैं ज्वेलर के द्वारा, पर ज्वेलर आपसे 2 लाख से अधिक का कैश नहीं लेगा। तो अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो अपना देख लें कि आप कितने तक का सोना उस दिन लेंगे। आप 2 लाख से ज़्यादा का सोना नहीं ले पाएंगे, ज्वेलर आपको नहीं देगा, और ये लिमिट पूरे साल की रखी गई है। तो इससे अधिक का अगर आपको सोना लेना है तो उस केस में बिल्कुल आपको बैंक के चेक के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा या डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा कुछ और रूल बताना चाहूँगा टैक्स से रिलेटेड ही। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें विनय जी, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो प्रॉफिट आपको अर्न होता है मेच्योरिटी पे, पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। इसीलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सबसे अच्छा विकल्प माना गया इन्वेस्टमेंट के रूप में। इसके अलावा इंटरेस्ट जो मिलता है पर वो टैक्सेबल होता है, जो आपकी इनकम में जुड़ जाता है, पर प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री रहता है। उसके बाद एक और स्कीम है गवर्नमेंट की, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम।
इसके अंतर्गत भी आप अपना जो प्रॉफिट होता है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। और इनफैक्ट यहाँ पर तो जो इंटरेस्ट आपको अर्न होगा वो भी टैक्स फ्री रहता है विनय जी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जीएसटी, जब मैं सेल या फिर परचेज करता हूं तो उस केस में मेरी जीएसटी के क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे कमेंट में भी आता है कि जो ज्वेलर है उसने मेरी जीएसटी काट ली, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं? जीएसटी आपको देनी होगी, मैं बताना चाहूँगा। आप पक्का बिल जरूर लें जीएसटी नंबर के साथ, क्योंकि बाद में आपको इसके बहुत लाभ हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इनकम टैक्स एक चीज़ रहता है, उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है बिल के साथ आप कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है तो कहीं सुनवाई नहीं होगी। जीएसटी कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 3% लगता है, वो भी बाइंग के टाइम पे लगता है। सेलिंग के टाइम पे आपको कोई जीएसटी नहीं लगता है। और इनफैक्ट जो आपके मेकिंग चार्जेस रहते हैं उस पर 5% आपको लगता है। तो 3% गोल्ड वैल्यू के ऊपर और 5% आपको मेकिंग चार्जेस पे जीएसटी लगता है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर मैं अपना सोना एक्सचेंज कराने जाता हूँ, मेरे पास पुराना सोना है या 24 कैरेट का मेरे पास कॉइन्स है या बार्स है, उस केस में अगर मैं ज्वेलरी बनवाता हूँ तो बताना चाहूंगा कि उस केस में जितना आपका वेट सोने का है उतने वेट के तक आपको कोई जीएसटी दोबारा नहीं देना होगा, क्योंकि आप पहले से ही जीएसटी दे चुके हैं उसका। लेकिन इससे ऊपर का अगर आप वेट का सोना नया बनवाते हैं तो डिफरेंस अमाउंट जो रहता है वेट का, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना होगा। पर जितना जीएसटी आप पहले दे चुके हैं, जितना वेट का आप जीएसटी दे चुके हैं, वो आपको जीएसटी दोबारा देने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, ये था अवेयरनेस वीडियो गोल्ड से रिलेटेड और उसके टैक्स रूल क्या एप्लीकेबल हैं, ये सारे रूल्स जो हैं वो क्या एप्लीकेबल है। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेगी। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।